लोगों से पास नहीं हुआ करेगा। मिक्स पेपर कैसे कहते हैं? MSA 2, उसमें BFD है, SPM है, उन दोनों को मर्ज करके एक पेपर बनाया हुआ है। पेपर में एक बड़ा सा सवाल आता है 50 नंबर का, उसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा होता है, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन होती है। तो आपने पहले न्यूमेरिकली उसके ऊपर बात करनी होती है, फिर थ्योरेटिकली उस पर डिस्कशन करनी होती है। तो जब ये MFA आया तो ये नज़र आ रहा था कि ICAP का इरादा कुछ इस तरह का बन रहा है, लेकिन आने के बाद उन्होंने जब मॉडल पेपर दिया तो उसमें न्यूमेरिकल अलग था, थ्योरी अलग थी। पार्ट A बना हुआ था, पार्ट B बना हुआ था, थोड़ा सा हौसला हुआ। फिर जब पहली दो अटैम्प्ट्स आई तो ICAP ने पहली जो अटैम्प्ट जब लेने लगे तो अचानक से उससे 1-2 हफ्ते पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बच्चों को 2 आंसर शीट्स मिलेंगी, एक न्यूमेरिकल के लिए और एक थ्योरी के लिए। जो थ्योरी के लिए मिलेगी उस पर थ्योरी प्लस MCQ करेंगे, और जो न्यूमेरिकल के लिए मिलेगी उस पर न्यूमेरिकल। 2 आंसर शीट्स अलग होने का मतलब क्या है? 2 अलग अलग चेकर्स हैं जो उसको चेक कर रहे हैं, जिसका मतलब समझ आ गया कि उन्होंने एक न्यूमेरिकल का स्पेशलिस्ट पकड़ा, एक थ्योरी का स्पेशलिस्ट पकड़ा, उसको कहा तुमने अपना एरिया चेक करना है, इसको कहा तुमने अपना एरिया चेक करना है, ज़िंदगी आसान हो गई। तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई, हमारी ज़िंदगी भी आसान हो गई। तो 2 अटैम्प्ट तक हम बहुत हैप्पी थे कि अचानक इस अटैम्प्ट से 3 हफ्ते पहले ICAP ने कहा कि अब एक ही शीट पे दोनों पोर्शन करने हैं। सवाल इस दफ़ा भी अलग अलग थे, लेकिन ये ऐलान थोड़ा सा ख़तरनाक लगा हमें। ICAP ने किसी भी जगह ऐसा कोई वादा नहीं किया कि न्यूमेरिकल के सवाल वो लाजमी अलग पूछेगा और थ्योरी के सवाल वो लाजमी अलग पूछेगा। तो दिस कैन हैपन कि आगे जाके ये पेपर मर्ज हो जाए, या आगे जाके इस पेपर में इस तरह के मिक्स सवाल आए। शुरू की जब नई स्कीम आती है तो 2-3 अटैम्प्ट, 1-2 अटैम्प्ट तक ना ज़रा थोड़ा सा वो ब्रीदिंग स्पेस दे रहे होते हैं। तो हम तैयारी अपनी थ्योरी की तो करेंगे, लेकिन हम एट टाइम्स आपसे 2-3 दफ़ा ऐसे टेस्ट लेंगे जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल की मिक्सिंग भी होगी। एहतियातन हमने तैयार होके जाना है। तो बस ये वाली एहतियात जो है वो थोड़ी सी ज़रूरी है कि हमने ओवर अलर्ट रहना है कि अगर ICAP ने अपना मूड बदल लिया तो हम उसके लिए पहले से रेडी हों। डन। पेपर पे बात शुरू करते हैं। मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑल्दो इसमें आप न्यूमेरिकल साइड को देख चुके हैं, लेकिन मैं ओवरऑल पिक्चर फिर भी दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। आई होप कि अब इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये बैजेस की कम्बिनेशन किस तरह से है। 2 बैजेस हैं जो फाइनेंस को लेके चल रहे हैं, एक सर खुरम का बैच है और एक सर मोहम्मद अदील का बैच है। 3 दिन सर अदील की क्लास हो रही है इसी टाइम पे, और फिर अगले 3 दिन उनकी क्लास नहीं हो रही और मेरी क्लास हो रही है, जिसमें मैं मैनेजरियल को कवर करूँ और फाइनेंस को। एक सेकंड बैच इस तरह से है कि कुछ लोग 1 आवर की क्लास सर खुरम की ले रहे हैं ख़ास टाइम पे, और उस क्लास के इमीडिएट बाद 3 डेज़ अ वीक हमारी मैनेजरियल पोर्शन की क्लास है। तो हमने किया ये है कि रादर देन के थ्योरी वाला बंदा धक्के से न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू कर दे, या न्यूमेरिकल वाले से हम कहें कि जी तुम थ्योरी भी साथ साथ पढ़ा दो, कोई बात नहीं, खैर है बच्चों तो रटा ही मारना होता है। हमने दोनों स्पेशलाइजेशन को अलग अलग रखा है, क्योंकि जब ये दोनों पेपर इस वक्त अलग अलग हैं, लेकिन वो जो फियर है कि ये अगर इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया, तो हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बाय द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह। तो ये इस तरह से है कि आपने 2 बैचेस को इस तरह से जोड़ना होता है। कुछ लोगों को ये लगा कि क्लैश है कि अगर वो MFA उठाएंगे तो उनका कंपनी लॉ के साथ क्लैश आ जाएगा, क्योंकि कंपनी लॉ की क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, और MFA की क्लास थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और टीचर भी सेम। तो अगर आपने कंपनी लॉ में विजिट किया तो आपको पता लगा होगा कि कंपनी लॉ में सैटरडे हमने एक टेस्ट डे के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो सैटरडे यहाँ पे अवेलेबल हो रहूँगा, और एक टाइम खास गुजरने के बाद जब आपकी न्यूमेरिकल से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी तो हो सकता है आप लोग खुद ही जो है वो मुझे कहेंगे सर ज़रा हल्का पढ़ाएं, आहिस्ता पढ़ाएं। हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और सिलेबस इस तरह से डिवाइड हुआ हुआ है कि 2-3 चैप्टर्स में आधे से ज़्यादा मैनेजरियल का पोर्शन है आउट ऑफ 9 चैप्टर्स। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिलेबस किस डायमेंशन में चल रहा है। ICAP ने मैनेजरियल एनालिसिस की ग्रिड रखी है 35 से 45 नंबर, फाइनेंशियल एनालिसिस की ग्रिड रखी है 30 से 45, और बजटिंग एंड प्रोजेक्शन की ग्रिड रखी है 20 से 25। मैं ज़रा ज़्यादा आसान कर देता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बड़ा पेपर होता था, उसमें से कुछ टॉपिक निकाले और यहाँ डाल दिए। BFD से ये फाइनल में से कुछ टॉपिक शॉर्ट करके निकाले और यहाँ डाल दिए।
और BMS पुराना पेपर जिसका नया नाम SPM है, वहाँ से कुछ डाटा निकाला और कुछ मरहूम BMBS में से डाटा निकाला और यहाँ पे डाल दिया। तो दिस इज़ BM, दिस इज़ कॉस्टिंग, दिस इज़ फाइनेंस। टेक्निकली आप 3 पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉस्ट और फाइनेंस दोनों को जोड़ के कहीं ना कहीं हम उसको फाइनेंशियल एनालिसिस कह रहे हैं। तो इस पेपर में 3 तरह के फ्लेवर हैं। अगर हम इसको देखें पास्ट पेपर्स के हिसाब से देखें तो आज तक सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं। तो उन 3 अटेम्प्ट्स की बेस पे हम बहुत अच्छा एनालिसिस तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ना कुछ कहानी हमें समझ आती है। पार्ट ए मैनेजरियल एनालिसिस के 9 चैप्टर्स, देन चैप्टर 10 से लेके 14 तक, और देन चैप्टर 15 से लेके 17 तक। ICAP ने कहा ये 20 से 25 वेटेज है, ये 30 से 45 है और ये 35 से 45। उन्होंने कहा 35 से 45 3 नंबर के MCQs पूछे और 32 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे। तो कितना पूछा? 35। पहली अटेम्प्ट नई स्कीम की। अगले उसमें आए 44, अगले केस में आए 42। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो तकरीबन 40 पे एवरेज आई, वेटेड एवरेज, जब हम सारों को मिला के एवरेज निकालें। फाइनेंशियल एनालिसिस में अगेन आपको टीचर ने अपने तौर पर एनालिसिस दिखाया होगा, तो ये 37% ऑफ द पेपर औसतन इस तरह से है। अगर हम इन सबको देखें तो तकरीबन कहीं ना कहीं इस ग्रिड को फॉलो कर रहे हैं जो ICAP ने बताई है। और जो तीसरी ग्रिड है 20 से 25 नंबर की, यहाँ पे हमें नज़र आता है पूरे 25 नंबर, पूरे 25 नंबर यहाँ कम हो गए। तो ये तकरीबन 23% की एवरेज इस एरिया से बन रही है। बट नीचे वाले 2 का हमने क्या करना? हम अपने एरिया के अंदर जाते हैं, इस 40% के अंदर क्या चल रहा है। अब उस 40% को 100% कंसिडर करते हुए वहाँ पे चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारा सिलेबस बनाते हुए इन्होंने धक्के से चीज़ें खींची हैं। हमारे सिलेबस में टोटल वो 4 चीज़ें डालना चाहते थे, 3 चैप्टर और 1 एनालिसिस। उस एनालिसिस को कहते हैं पेस्टल एनालिसिस, एनवायरनमेंट का एनालिसिस होता है। तो वो 3 चैप्टर्स बनाए। फिर पेस्टल जब था और उनको नज़र आया कि किताब के तो चैप्टर्स बहुत कम बन रहे हैं, तो पेस्टल में 6 फैक्टर्स होते हैं। उन्होंने किसी ऑथर से कहा कि भाई आप पेस्टल के हर फैक्टर के ऊपर चैप्टर बना दो। वो भाई साहब भी अपने किसी मूड में बैठे थे, उन्होंने कुछ जगह 1-2 फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया, कुछ जगह IT की डिस्कशन ज़्यादा कर दी। तो हुआ ये कि जब ICAP की किताब फाइनल होके आई तो उसमें 5 चैप्टर पेस्टल के ऊपर थे और 3 चैप्टर उस एरिया पे थे जो कि इसका उनका मेन पर्पस था पेस्टल के अलावा। जब ICAP ने ऐसे करके गिना 1 2 3 4 5 तो बने 8, और आगे के चैप्टर्स की गिनती वो 10 से शुरू कर चुके थे। तो एक बड़ा क्यूट सा चैप्टर निकाला, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 to 5। तो एक मतलब मजाकिया सा एक चैप्टर बनाया जिसमें समझाया भी कुछ नहीं। उस चैप्टर में कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ 4 सवाल ICAP ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में डाले हुए हैं और उनके सोल्यूशन डाले हुए हैं कि जी अगर 5 चैप्टर से मिला के सवाल आए तो इस तरह के सवाल होंगे। ये किसी भी चैप्टर के एंड पे डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिनती पूरी कर ली। तो अब हमारे एनालिसिस में हम भी उसमें, तो अब जब भी कोई ऐसा सवाल आता है जो एक से ज़्यादा चैप्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको हम कंबाइंड पेस्टल के सवाल में डाल देते हैं। तो ये 5 चैप्टर पेस्टल के, जहाँ से मिला के ऑन एवरेज 29% ऑफ मैनेजेरियल एरिया आ रहा है। पीछे जो परसेंटेज थी वो ओवरऑल थी, ये 40% था 100 में से। अब मैं इसको 100 मान रहा हूँ। अब उस 100% की आगे से क्या डिवीजन है, ये 5 चैप्टर्स की मिला के ऑन एवरेज 29%। पेस्टल कंबाइंड, एक अटेम्प्ट में एक ऐसा सवाल आया है जिसमें उन्होंने 5 चैप्टर्स का एक कंबाइंड सवाल पूछा, वो हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। उसके अलावा असल में जो चैप्टर्स जो उन्होंने बनाने थे दैट वाज चैप्टर 7, 8 और 9। मैं हमेशा मानता हूँ कि चैप्टर 7 और 8 रूह है इस पेपर की। ICAP जब ये पेपर बनाया और जब ये पहली दफ़ा सामने आया तो तब तक अटेम्प्ट नहीं आई थी। मैं उस वक्त से लोगों से कह रहा था कि चैप्टर 7 और 8 आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि SPM का जो निचोड़ है, जो उसमें सबसे काम की बात है, वो ये इन 2 चैप्टर्स में क्लासीफाई हुई है। इसको हम कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस, कंपटीशन का एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। तो ये 2 चैप्टर अगर आप देखें तो 29% ऑफ द पेपर अकेले चैप्टर 7 से बना हुआ है औसतन। इस दफ़ा के इसमें 18 आउट ऑफ टोटल 32 चैप्टर 7 से आया था। इसमें 13 आउट ऑफ 40 चैप्टर इसमें से आया था।
इस वाले में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नज़र आ जाता है। तो समहाउ ये 3 चैप्टर्स मिला के 63% ऑफ मैनेजरियल पोर्शन है। और अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग जानते हैं तो अगर 63% ऑफ मैनेजरियल पोर्शन और मैनेजरियल पोर्शन 40% है तो ये टोटल पेपर का कितने परसेंट हुआ? 40% का 63%, 24 तक पहुंच गए। आगे अब डेसिमल में जाना है। 25.7 24.78 25 लगा ले। 3 चैप्टर्स 1/4 ऑफ द पेपर है। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर में आपको काफ़ी क्वेश्चन देना है। 7, 8 बड़े अहम हैं, 9 में से वो कहीं ना कहीं कभी छोटा कभी बड़ा सवाल इस तरह से बना रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा पास पेपर एनालिसिस है। चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन अभी आगे करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये अगर 9 के 9 चैप्टर्स को वो करें तो पहले ही दिन एक चैप्टर मैं क्रॉस कर देता हूँ। हमने 9 में से एक चैप्टर कर लिया। ये चैप्टर है कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 1 to 5। अब हमारे रह गए 8 चैप्टर्स। तो ओरिएंटेशन वाले दिन ही एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। ये 5 पेस्टल के हैं और इसमें चैप्टर 4 काम का है, जिसमें आईटी की बातें हैं। यानी कि अगर इन चैप्टर से आप सवाल बनाने लगे, एग्जामिनर सवाल बनाने लगे और उसको कोई सीधा सीधा रट्टे टाइप का सवाल बनाना है, तो द ओनली चैप्टर जहां उसको लैंड करना चाहिए वो चैप्टर 4 है, आईटी। कि आईटी बेस्ड क्या सिस्टम है, आईटी के क्या रिस्क हैं, आईटी के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें आईटी में नज़र आती हैं। चैप्टर 5 एक बड़ा यूनिक सा चैप्टर है। हुआ ये कि 2013 के बाद से एजुकेशन स्कीम चले जा रही थी पुरानी वाली। 2021 के आसपास इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमें अपने बच्चों को जिद्दत के तकाज़ों से हम आहंग करना है। पूछा क्या नई पॉलिसी क्यों आ रही है? उन्होंने कहा इसलिए आ रही है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम अभी तक 2013 की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो नई पॉलिसी आएगी उसमें लोगों को हम नई चीज़ें सिखाएंगे। आ गई नई पॉलिसी, किताबें आना शुरू हो गई, तो सारे टीचर्स ने कहा भाई किताबें तो वही हैं, डाटा भी वही है, टॉपिक्स भी वही हैं, जिद्दत कहाँ है? उन्होंने कहा एमएफए के सिलेबस को देखो। मैंने कहा वहाँ कहाँ जिद्दत है? वो तो आपने एक चैप्टर वहाँ से पकड़ा, एक चैप्टर वहाँ से पकड़ा, एक फाइनल से पकड़ा, एक इस तरह से कर लिया। उन्होंने कहा चैप्टर 5 को देखो, टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन। टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस को किस तरह से इम्प्रूव किया है, ये चैप्टर उसके बारे में। द ओनली चैप्टर इन कंप्लीट कैफ जिसमें उस जिद्दत की बात हुई है जिसके लिए नई स्कीम आई थी। तो जब ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के साथ किया क्या है। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के डायमेंशन बदल दिए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के डायमेंशन बदल गए, रिटेल के डायमेंशन बदल गए, बैंकिंग सेक्टर के डायमेंशन बदल गए। तो इसमें हम तकरीबन 10-11 इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे कि आईटी ने या टेक्नोलॉजी ने क्या किया है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर होगा और इसको याद करने की ज़रूरत कहीं से भी नहीं होगी। फिर आते हैं हम यहाँ पे चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 7 इज़ अबाउट कंपटीशन, हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। कंपटीशन क्या है, मार्केट्स क्या होती हैं, बिजनेसेस मुकाबला कैसे करते हैं एक दूसरे से, अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हैं। तो दिस इज़ मोर ऑफ मार्केटिंग। आपके अंदर से एक मैनेजर जगाने की कोशिश हो रही है। आपने बड़े होकर अकाउंटेंट बनना है लेकिन बहुत बड़े होकर मैनेजर बनना है, और मैनेजर बनने की तरबियत देने वाला सब्जेक्ट ही कोई नहीं है हमारे पास, एसपीएम को छोड़ के। तो कैफ लेवल पे उन्हें शिद्दत से एहसास हो रहा था कि बीएमबीएस ख़त्म करने के बाद देयर शुड बी सम प्लेस जहाँ बिज़नेस में बिज़नेस की मैनेजमेंट किस तरह से की जाए उसके बारे में कुछ गाइडेंस होनी चाहिए। तो ये गिनती के 2 चैप्टर्स इसमें हमें हेल्प करते हैं। तो चूंकि ये 2 चैप्टर हमारे सिलेबस या हमारे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छा मीट करते हैं, तो एट एनी गिवन टाइम वी कैन एज्यूम कि इन 2 चैप्टर्स में से तो सवाल बन जाएंगे। एक से ना बना तो दूसरे से तगड़ा सवाल बन जाएगा। कंपटीशन के बारे में ये बात करेगा और इंटरनल एनालिसिस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर बात करेगा। इंटरनल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप अपने आप को देखें कि आप में क्या खामी है। कंपटीशन है, आप बाहर की दुनिया को देखें वो क्या कर रहे हैं।
बाहर की दुनिया को दो तरीके से देखते हैं, एक ये कि मेरे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और एक ये कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकॉनमी कैसी चल रही है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आई है। इसको हम कहते हैं पेस्टल। ये 6 वर्ड्स हैं जिसमें हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, सोशल की, टेक्नोलॉजिकल की, इकोलॉजिकल की, फिजिकल एनवायरनमेंट की, लीगल की बात करते हैं। ये सब मिला के पेस्टल कहलाता है। तो उस पेस्टल के ऊपर इन्होंने ये चीज़ डाली और चैप्टर 4 में क्रैमिंग कर दी और चैप्टर 5 जो है उसमें उन्होंने लॉजिकल डिस्कशन की है। तो होगा ये कि हम लोगों ने बहुत ही ध्यान बड़े ही तरीके से चैप्टर 7, 8 और 9 को कवर करना है इंशाल्लाह। जब 9 में जाएंगे तो मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कई दफ़ा सुनी हुई हैं कोड ऑफ एथिक्स की, वही इंटेग्रिटी, वही ऑब्जेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें। तो फिर चैप्टर 9 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें है सिर्फ 2 एनालिसिस जो हमने पढ़ना है। इस पेपर में कुछ मॉडल्स होते हैं कि जी वो अमेरिकन इदारे ने ये मॉडल बनाया, आपने इस मॉडल को फॉलो करना है, फलाना इदारे ने ये मॉडल बनाया, आपने उस मॉडल को फॉलो करना है। तो ICAP सवाल बनाते हुए सम टाइम एक सवाल बनाता है और कहता है बताओ वो वाला मॉडल इस पर अप्लाई कैसे करें। तो हमारे सिलेबस में 10 थेरीज़ हैं, 10 मॉडल्स हैं। वो 10 मॉडल्स हमें बताते हैं कि ये वाली चीज़ कैसे अप्लाई होगी, ये चीज़ किस तरह से अप्लाई होगी। एक एक करके चलते जा रहे होंगे हम, मतलब इसी वीक में ही एक मॉडल कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मॉडल किसे कहते हैं, उसके अंदर किस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं और हमने उसको सिचुएशन पे कैसे अडॉप्ट करना होता है। तो अब आपने इन चैप्टर 7, 8, 9, 8 में से ICAP के कोड को हटा दें तो 2 मॉडल्स बच जाते हैं। तो 7, 8 और 9 के वो 2 मॉडल्स घोल कर पी लेने हैं, कंप्रोमाइज़ ही नहीं करना। अगर 25% ऑफ योर पेपर ये चंद चैप्टर्स में कैद है और ये मिला के बहुत ज़्यादा सफ़े नहीं है, शायद 15 सफ़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें 25 नंबर का एक सीनियर पेपर कैद है। और ना सिर्फ जहन नशीन करना है बल्कि समझना भी है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली लेक्चर के दौरान मोस्ट प्रॉब्ली हमें कुछ किताबें मिलना शुरू हो जाए, या शायद लेक्चर के एंड पे हमें किताब मिल जाए। आपको स्टडी मटेरियल हमने देना है, तो ऐसे में फाइनेंस वाले टीचर अपने अपने पैटर्न पे हैंडआउट्स या जिस भी तरीके से चल रहे हैं, मैं अपने पोर्शन से रिलेटेड आपको थ्योरी के नोट्स, क्वेश्चन बैंक और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब सवाल ये है कि पास पेपर्स तो है ही नहीं इसके, तो प्रैक्टिस कैसे करें। पास पेपर नहीं है ये एक नया टीचर कहेगा, जो बचपन से वो पुराने वाले BM, SPM और वो वाले पेपर पढ़ा रहा है जिसमें से टॉपिक निकले हैं, तो उसको पता है कि वहाँ के कौन कौन से सवाल यहाँ काम आ सकते हैं। तो मैंने कोई 90 से ज़्यादा सवाल इकट्ठे किए हैं और एक वॉल्यूम 2 बनाया है जिसमें आपकी पिछली 2 अटैम्प्ट्स के, जो रीसेंट अटैम्प्ट है वो तो अभी हुई है, उसके अभी सोल्यूशन नहीं आए, पिछली 2 अटैम्प्ट्स के जो गिनती के 4-5 सवाल पर अटैम्प्ट हैं उनको ऐड कर दिया है। और एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे फाइनल के SPM वाले पेपर से, कैफ के BMBS वाले पेपर से, कुछ ICAP की स्टडी टेक्स्ट में उन्होंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दी थी, वो इकट्ठी करके आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना दिया है। तो जिसमें 90 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे मैनेजरियल पोर्शन के इंशाल्लाह। वो काफ़ी होगा और उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि लेवल्स हैं। SPM वाला सवाल भारी हुआ करेगा, वो तब करना है जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। जो BMBS का सवाल है वो आपके पार लेवल पे होगा। जो ICAP के स्टडी टेक्स्ट का सवाल है वो भी थोड़ा सा एडवांस होगा, ज़्यादा एडवांस नहीं होगा। तो SPM का सवाल हमने तब करना है जब हम कहेंगे ये इतना अच्छा आ गया है मुझे, अब लाओ कोई मुश्किल सवाल। तो आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें पार्ट 1 होगा इन 9 चैप्टर्स के, मतलब एक को तो हटा दें, 8 चैप्टर के सारे नोट्स, और उसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक जिसमें इन चैप्टर्स का जहाँ जहाँ से आया और उसका जो जो डाटा हमें ICAP से मिला है, जो जो ICAP से मिला है। वरना इन टॉपिक्स पे बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, लेकिन ICAP की बेस्ट प्रैक्टिस होती है ICAP के सवाल से। तो जो जो ICAP के अलग अलग सवाल मुख्तलिफ पेपर्स में आए थे, जिन पेपर्स को मिला के उन्होंने ये बनाया है, वो सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। किताब सामने होगी तो मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद दिखा दूंगा कि हमने उस किताब को किस तरह से देखना है कि कौन कौन सा सवाल कहाँ से आया है। बात समझ आ रही है? तो ये घोल के पी लेने हैं 1, 2, 3। और चौथी प्रेफरेंस है आपकी ये सारे चैप्टर मेरे साथ सुनते जाना है, समझते जाना है और इस काबिल हो जाना है कि पेपर में अगर आए तो आप खुद से लिख सकें। सारी तवज्जो इधर लगानी है। जब आप कहें कि ये परफेक्ट हो गए हैं तो ठीक है, फिर इधर चैप्टर 4 सबसे पहले, फिर उसके बाद बाकी चैप्टर्स। तो MFA में हमारे पास थोड़े से चोर रास्ते मौजूद हैं।
हम कुछ एरिया पे बहुत अच्छा फोकस करके एक अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, और देन बाकी एरिया की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से अगर हमें खुद से लिखने की आदत बन जाए तो फिर हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि ना धक्के से उन्होंने चैप्टर बनाए हैं। चैप्टर 1 इज़ अबाउट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, पॉलिटिक्स और बिजनेस का आपस में क्या कनेक्शन है, या पॉलिटिकल जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है। आपको पता है इसमें लिखा हुआ क्या है? अयूब खान के दौर में क्या हुआ था, भुट्टो कब आया था, उसको जेल कब हुई थी, वो मर कब गया था, ज़ियाउल हक जो है वो इस्लामिक थॉट्स क्यों रखता था, लोगों को उससे क्या मसले थे, पाकिस्तान बनते साथ ही शुरू के 6-7 साल जो है उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के साथ क्या होता रहा, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में से ज़्यादा बुरा कौन था, इमरान खान ने पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुँचाए, सारी चीज़ें। अब जब उनको भी बुरा कह दिया तो इधर भी मैंने फिर किसी एक को अच्छा कह देता तो गलत हो जाता ना, ठीक है। कोई भी वो जियाला पटवारी या जो है वो जो यूथ को सपोर्ट करता है उनमें से कोई भी जो है वो उठ के लड़ पड़ता। तो अब वो चैप्टर देख के ना आप कहेंगे सर हम क्या, मतलब हम माशरती इल्म पढ़ रहे हैं, हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो धक्के से बस इन्होंने किसी को कह दिया कि आपने किताब बनानी है और उसने भी उठा के पूरा का पूरा आर्टिकल किसी का लिखा हुआ छाप दिया कि ये पॉलिटिकल है। अब वो पॉलिटिकल है तो बिजनेस का उससे क्या लिंक है, वो एक सफ़े पे लिख दिया। तो इस तरह के मजाक हुए हुए हैं अच्छे खासे, और उसमें फिर जो है वो मतलब ये पेपर इन्होंने बना तो दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, सफ़े इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन कम से कम देखने वाली नज़रों से समझ आता है कि असल में उन्होंने कहाँ से उठाने हैं सवाल। तो जो ज़्यादा फोकस एरिया है उस पर बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे, और जो कम फोकस एरिया है ऐसा नहीं है कि मैं वो पढ़ाऊँगा नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज़ उस वक्त उस पर नहीं लगानी। अब होता क्या है, शुरू में ना न्यूमेरिकल आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहे होते हैं। अभी वो बेस बताएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बताएंगे उसको इस्तेमाल कैसे करना है, फिर आहिस्ता 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 टॉपिक में गर्मा गर्मी शुरू होती है, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूमेरिकल में इतना कुछ चल रहा होगा कि आप कहेंगे सर ये MFA की क्लास बिला वजह आपने 3 दिन रखी है, ये 1 दिन भी बहुत है, हम तो न्यूमेरिकल से ही नहीं फ्री हो पाते। तो होगा ये कि मैं उस टाइम तक उन चैप्टर्स में जा चुका हूँगा इंशाल्लाह। हम रिवर्स चलेंगे, न्यूमेरिकल वाले अभी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी की तरफ आएंगे, हम तेज़ी से आहिस्ता आहिस्ता की तरफ जाएंगे। तो जिस वक्त वो सुकून में हम काम के चैप्टर्स अपने पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, रिज़ल्ट आने के बाद, ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ फ्लो हो जाएंगे। फिर वो फ्लो इस तरह से होगा कि क्लास होगी, उसमें जनरल डिस्कशन हो रही होगी, बातें हो रही होंगी, मैं आपको समझा रहा हूँगा, लेकिन किसी भी दिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि घर जाके अब आपने लाजमी याद किया हो, पढ़ा हो। मैं अगले दिन एक्सपेक्ट करूँ कि आप पढ़ के आए हैं, लेकिन इन 3 चैप्टर्स में मैं हमेशा एक्सपेक्ट करूँगा कि आप डेली पढ़ के आए हैं, और मैं अगले दिन आपसे रिकैप लेने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। डन। तो हमारा फोकस ये है कि 63% ऑफ द पेपर पे हमने एक अच्छा उस टाइम पे अटैक करना है जब आप मूड में बैठे हैं, जब आप कह रहे हैं कि अब सब्जेक्ट शुरू हुआ है तो मज़ा आएगा। आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना किताब देखेंगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएंगे। को 65 सफ़े के नोट्स में अगर सारा समअप हुआ वो मैनेजरियल का, अच्छा जब एक चैप्टर माइनस हुआ तो मेरा भी दिल ख़राब हुआ कि 9 में से अब 8 चैप्टर्स। तो आगे के पोर्शन में ना एक प्योर थ्योरी का चैप्टर है रिस्क का, चैप्टर नंबर 13, तो मैंने उसके नोट्स भी किताब में बोनस चैप्टर करके लिख दिए हैं। तो 8 मेरे वाले चैप्टर्स और एक आगे वाले का बोनस चैप्टर। तो आप अपने फाइनेंस वाले टीचर से कह सकते हैं कि सर वो आब्दी साहब ने भी कुछ नोट्स दिए हैं, तो आप बताएं, आप अलग से कोई हैंड आउट देंगे, तो हो सकता है वो कहें अच्छा उन्होंने नोट्स दे दिए हैं, बस ठीक है सही है, फिर मेरी जिम्मेदारी तो ख़त्म हुई। तो बहरहाल वो नोट्स, चूँकि वो थ्योरी टाइप का मिजाज है उस चैप्टर का, लेकिन वो मेरे ऑफिशियल पोर्शन में नहीं आता, तो वो उसके नोट्स दे दिए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि टीचर जो फाइनेंस वाले वो फरमाइश कर देते हैं जी बहुत थ्योरी है आप ही करा दें। तो 1-2 और जगह पे अब्दुल अजीम साहब के साथ जब मैं ये पेपर पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ ये वाला चैप्टर वो मुझे कहते हैं जी आप ही करा दें। तो हम देखेंगे सेशन एंड के करीब जाके कि आप फाइनेंस में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। अगर मैंने अपना पोर्शन ख़त्म कर लिया और आप लोग एक फ़्लो में चल रहे हुए, तो आप कहिएगा सर 2-1 दिन लगा के वो वाले चैप्टर को भी कवर करा दें। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूमेरिकल का फ़्लो किस तरह से चल रहा है। हो सकता है आपका जो न्यूमेरिकल के टीचर है वो कहे कि नहीं पहले मैं इस चैप्टर से बेस बनाऊंगा और फिर मैं आगे इसके ऊपर बातें करूंगा। ये समझ आया? यानी अगर मैं ओवरऑल मैप देखने की कोशिश करूं सिलेबस की, तो सिलेबस में 3 बातें हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस, एक बिजनेस ने बाहर की दुनिया को एनालाइज करना है। इंटरनल एनालिसिस, अपने आप को एनालाइज करना है वो कहाँ पे खड़े हैं, और एथिक्स को फॉलो करना है।
एथिक्स चैप्टर नंबर 9 में कवर हो रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस चैप्टर 8 में है, और जो बाहर की दुनिया का एनालिसिस है उसमें एक पेस्टल होता है और एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन चैप्टर 7 में मौजूद है और पेस्टल चैप्टर 1 से 5 में मौजूद है। लेकिन वो पेस्टल पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसमें से एक ई खा गए है, इकोलॉजिकल, ये जो आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है ना वो खा गए, बाकी पूरे किए हुए हैं। तो अगर पेस्टल को शॉर्ट करें और 5 चीज़ों को डिस्कस करें तो ये स्लैप्ट एनालिसिस कहलाता है। एक इससे भी छोटा एनालिसिस होता है, उसको हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। तो पेस्ट एनालिसिस, स्लैप्ट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस, यानी इन्वायरमेंट को आप 4 वेरिएबल में डिवाइड करें, 5 में करें या 6 में करें, तो अलग अलग अप्रोचेज हैं। तो सबसे मशहूर अप्रोच है पेस्टल कि आप 6 वेरिएबल्स को देखते हैं, लेकिन हमारी किताब ने जो चैप्टर्स बनाए, वो जो 3 चैप्टर हैं, पहले 3, उसमें उसने 5 कैटेगरीज कंप्लीट की हैं, 6ठी नहीं बताई। डन। तो अगर लॉजिकल मैप देखें तो हम इस पूरे सिलेबस में जो पढ़ रहे होंगे वो एक बिजनेस अपने आप को कैसे देखता है, बाहर की दुनिया को कैसे देखता है और एथिक्स को कैसे फॉलो करता है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर से एक मैनेजर निकलेगा जो आपका असल रोल है। हम सब आपको अकाउंटेंट बनाने पे लगे हुए हैं, आप सबको नौकर बनाने पे लगे हुए हैं कि जी नौकरी कैसे करनी है। ये पेपर बताएगा बिजनेस को कैसे देखना है, प्राइसेस के साथ क्या करना है, बाहर की इन्वायरमेंट में चेंज हो तो क्या करना है, पॉलिटिकल पार्टी अगर नए तरीके से आ जाए तो आपने अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। तो हम समझेंगे कि बिजनेस कैसे होता है। तो ये पेपर पास करने से ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझाना है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट कैसे काम करती है और आपने अपने आप को और बाहर की दुनिया को किस तरीके से देखना होता है और अपने आप को कैसे अलाइन करना होता है। तो ये सारी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ें। आप कल को 15-20 साल बाद अपना कारोबार कर रहे होंगे तो भी इसकी थेरीज आपको हेल्प कर रही होंगी इंशाल्लाह। अब आप कहेंगे सर तब तक हमें याद ही नहीं रहना। असल में याद वो चीज़ नहीं रहती जो इसलिए याद की होती कि पेपर देना होता है। तो हमने तो इसको समझना है, इसको ओवरऑल समझना है। हाँ, 3 चैप्टर्स को ज़रा ज़्यादा फोकस 7, 8, 9 को साथ साथ याद कर लें तो कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं है। डन। टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान से देखनी होंगी इस पेपर को करते हुए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली हमने पढ़ना है। होता ये है कि वो एक सिनेरियो देते हैं, नीचे एक रिक्वायरमेंट देते हैं, चूँकि हमने सही से नहीं पढ़ा होता, सवाल को सही से नहीं पढ़ा होता, हम जल्दी से जवाब लिखना शुरू कर देते हैं, हमारा वो सवाल गलत हो जाता है। नंबर 2, अपना टाइम मैनेज करना है। सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और अच्छी खासी थ्योरी है, 40 एक नंबर की थ्योरी, और न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल उस लेवल का कि बजटिंग का सवाल जो कि 1 घंटे से कम में तो बड़ी मुश्किल से होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल आसान होता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करने बैठे तो 45 मिनट ले जाता है, और अक्सर ये दोनों टॉपिक पेपर में आए हुए भी होते हैं। इन सब के बाद ये बेचारा मैनेजरियल, इसको करने के लिए टाइम कम बचता है, और करने लगे तो फिर लिखाई वगैरह के मसले बन जाते हैं। तो इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इशू। राइटिंग की प्रैक्टिस हमें यहाँ बहुत अच्छी करनी होगी, और राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे अच्छी जिस जगह होती है उस दिन हम छुट्टी करते हैं, टेस्ट। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम अल्टरनेट वीक पे टेस्ट करते जाएं, आपके टाइम को डिस्टर्ब किए बगैर। हर अल्टरनेट सैटरडे पे आधी क्लास टेस्ट और आधे पे हम पढ़ाई कर लें, ताकि इन्हीं 3 दिनों में भी वो कवर हो जाए और आपके ऊपर ज़्यादा वज़न भी ना आए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हुआ तो वीकली टेस्ट कर लिया करेंगे इसी तरह से कि भाई टेस्ट भी हो रहा है, साथ साथ आगे भी पढ़ रहे हैं। और हो सकता है एक टाइम पे आप आवाज़ार होकर कहें सर बहुत पढ़ा दिया है, बस 2 दिन पढ़ाएं और तीसरे दिन टेस्ट ले लिया करें। पता नहीं, ये इतने जज्बाती नहीं है आप, ये वक्त आगे जाके बताएगा कि आप जो है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो समटाइम्स काफ़ी टायरिंग हो जाता है कि आप 2 सब्जेक्ट्स को अलग अलग सोच रहे होते हैं, दोनों को अलग अलग टाइम देना होता है। तो इसलिए हमें ये बैच सबसे मज़ेदार लगा कि 3 डेज़ अ वीक सिर्फ फाइनेंस हो और 3 डेज़ अ वीक सिर्फ ये हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का क्लैश कमती लॉ का आ रहा था कि जो कमती लॉ पढ़ रहे हैं और MFA भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो पहले 3 दिन नहीं पढ़ सकते, उस वक्त वो कमती लॉ पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने एडिशनल टीचर से रिक्वेस्ट की जिन्होंने हमें 1 आवर का बैच इससे पहले वाले टाइम पे दे दिया, जो कि सरखुरम है। तो उसके साथ फिर कमती लॉ का क्लैश भी ख़त्म हो जाता है। आपने मज़ीद क्या करना है, मैनेजेरियल पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू पास, इसको अंडरस्टैंड करना है। हर 3-4 दिन बाद ना किताब बंद करनी है,
आंखें बंद करनी है और कहना है मैनेजेरियल के बगैर ये पेपर पास नहीं होगा। हर 3-4 दिन बाद ही करना है, क्योंकि एक टाइम आएगा कि आप अकाउंटिंग की मोहब्बत में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो बड़ा ना मुझे तनहा सा फील होता है। मैं सर अब्दुल अजीम हम एक ग्रुप में होते हैं, अब बच्चों ने फाइनेंस भी पढ़ना होता है और थ्योरी भी पढ़नी होती है। अब मैं हर दिन जाके ढूंढ रहा होता हूँ कि कोई मेरे से भी सवाल पूछ रहा हो, कहीं तो कोई वो सारे के सारे बच्चे जो है ना फाइनेंस पे लगे हुए होते हैं, फाइनेंस की सवाल चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको वही चीज़ मज़ा दे रही होती है कि सवाल करते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं। तो उधर बड़ा तनहा सा फील होता है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल लोगों का मिजाज ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल की तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो इससे पहले कि आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आए, मैं कम से कम काम के पोर्शन गुजार चुका हूँगा, फिर आप अगर शिफ्ट हो भी गए तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। डन। कुछ और बातें, चूँकि आज इसकी पहली क्लास है तो हमने नहीं रियलाइज़ किया यहाँ एक घड़ी मिसिंग है। ठीक है, मेरे पास मार्जिन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजेरियल पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू पास, इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है। डन। ये वैसे मज़ेदार कमरा है, लाइटिंग भी ठीक है, एलईडी भी मज़ेदार सी है, इस पर लाइट्स की बहुत ज़्यादा वो तो नहीं आ रही। असल में लॉ और ऑडिट जो है ना वो इस चक्कर में नीचे वो की है कि उसमें अच्छी खासी एनरोलमेंट थी, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे। तो मैं सोच रहा हूँ हफ्ते तक अगर इसी तरह के मसलों मसाइल हैं तो इसी कमरे में भर लेते हैं। अगर इन बेंचों पे इनकी असल कैपेसिटी के हिसाब से लोग बैठे हैं तो तकरीबन इसकी कैपेसिटी नीचे वाले कमरे के करीब करीब की है, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा डेंस हो जाएगा कम जगह में। जब ज़्यादा लोग जो है, चूँकि बेंच जो है ना ये कम जगह घेरते हैं, कुर्सियाँ वो आपने देखा कुर्सियाँ भी जहाज़ी किस्म की कुर्सी है। अच्छा, कुर्सी बैठे हुए भी साथ वाली कुर्सी साथ भी नहीं रखती, वो नीचे से भी वो ऐसे करके थोड़ी साइड पे बाहर निकली हुई है, तो वो कुर्सियाँ भी ज़रा ज़्यादा बड़ी हैं तो वो जगह भी ज़्यादा घेरती हैं। लेकिन देखते हैं अभी एक आध हफ्ते तक क्या ट्रेंड चलता है। अगर लोग उसी तरह से कम ही आ रहे हैं तो इस कमरे में ले आते हैं, ना माइक की ज़रूरत। आगे चल के हो सकता है चलो माइक वगैरह भी हो जाए, लेकिन इसमें जो है ना वो हर यूज़र आँखों के सामने है और उजाले में। तो मुझे ये कमरा पर्सनली काफ़ी पसंद है। मुझे तो इतना पसंद था मैं आगे भी एक लेन लगाने लगा था, मुझे बड़ी मुश्किल से कैंपस डायरेक्टर साहब ने रोका। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया है, ये नहीं, अब इतनी कमर्शलिज्म नहीं करनी कि बच्चे भरने हैं हमने। तो उन्होंने तो बहरहाल किसी भी वक्त इस कमरे में अगर ज़्यादा लोड हुआ तो मैं चुपके से किसी वक्त जो है ना आगे बेंच डाल दूँगा। अगर बच्चे ज़्यादा आएँ तो वो बेचारे खड़े ना होना पड़े उन्हें। जो देर से आएगा वो आगे वाले बेंचों पे ऐसे करके, वो नहीं वो जो सिनेमा में सबसे आखिरी वाली सीट होती है, तो वो शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ करनी है। शायद ही ज़िंदगी में आपने पहली दफ़ा मुझे किसी ओरिएंटेशन में ये कहते सुना हो कि शॉर्टकट यूज़ करना है। मेरी ओरिएंटेशन की एक स्लाइड में एक लाइन लाजमी लिखी होती है कि शॉर्टकट्स नहीं लगाने, क्योंकि वो पेपर इतने शॉर्ट होते हैं। वो बेचारा बिजनेस लॉ है ही क्या, सी लॉ बेचारा कितना मस्कीन सा पेपर है। 12 चैप्टर हैं, उसमें भी लोग शॉर्टकट लगाना शुरू करते हैं, और 12 चैप्टर 100 नंबर के लिए, और ऊपर से हर चैप्टर तकरीबन इस तरह से है कि तकरीबन बराबर है। यहाँ पे एक अप्रोच है कि समझ आ रहा है कि किसी जगह पे उन्होंने ज़रा ज़्यादा थॉरली डिस्कशन की है, कुछ जगह उन्होंने जनरल बातों को खींचा है, नज़र आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ खींचा है। तो रादर देन कि आप याद करना शुरू कर दें कि भुट्टो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था, और फिर अयूब खान ये उसका जुल्फ़िकार क्या कहते हैं ज़ियाउल हक के साथ उसका कैसा रिलेशन था, उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, पाकिस्तान में फ़ौज ज़्यादा कामयाब रही है या डेमोक्रेसी ज़्यादा कामयाब रही है, ये चीज़ें पेपर में नहीं आने वाली लेकिन किताब में लिखी हुई हैं। तो एग्जामिनर भी जब सवाल बनाने बैठता होगा और किताब देखता होगा तो एक दफ़ा शर्मा जाता होगा, फिर वो सोचता होगा किताब को साइड पे करते हैं, मैं जो इस पेपर का मेयार है, जो इस पेपर की डिमांड है, मैं उस तरह का सवाल बनाऊँ। उस तरह के सवाल मैंने पहले ही 2-2 से इकट्ठे कर लिए, तो मज़ा आएगा। आप पेपर में जाएंगे तो आपको देखे देखे सवाल नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी वहीं से ही आइडिया लेना है जहाँ से हमने आइडिया लेना है। तो अब तो एज वाइज शायद एग्जामिनर से ज़्यादा तो बूढ़ा मैं हो गया हूँ। खैर, तो शॉर्टकट या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यहाँ यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि आपके पास एक तो न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा जिन है, उसके बाद थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द ओनली पेपर जहाँ मैं आपसे कहूँगा कि थोड़े बहुत शॉर्टकट लगा लें। कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा करना है और कुछ चीज़ों को सरसरी करना है। देन
सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करनी है। आप कहेंगे ये क्या बात है, ऊपर कहा शॉर्टकट्स लगाने हैं, नीचे कह रहे हैं ऊपर का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, नीचे कह रहे हैं सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। क्या मैंने यहाँ चैप्टर छोड़ देने का कहा था? नहीं, छोड़ना नहीं है और करना भी नहीं है। उस लेवल पे नहीं करना जिस लेवल पे आप चैप्टर 7, 8, 9 को कर रहे हैं कि 7, 8, 9 में अगर 10 मॉडल्स इस्तेमाल हुए हैं तो मैं उनमें से किसी भी मॉडल का नाम लूँ तो आप कहें सर उसमें वो 5 बातें थी। इस लेवल की ग्रिप हो तो इधर वाले चैप्टर्स में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। लास्ट डिस्कशन इसमें आई बिलीव कि थोड़ा सा आपको लाइट्स की वजह से प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसका ब्लैक शेड है और वाइट लाइट्स वगैरह सामने आ रही होंगी। कौन सी लाइट आपको तंग कर रही होगी? ये वाली लाइट तंग कर रही होगी। हाँ, तो मेरे ख्याल में इससे जो है ना शायद, चूँकि ये ब्लैक स्लाइड है और मैं उसकी खूबसूरती भी नहीं ख़राब करना चाह रहा, इतनी मेहनत की है मैंने, बेहतर हो गया सिर्फ एक्सट्रीम कॉर्नर्स वालों को लाइट का मसला आएगा। आप लोगों को विजिबिलिटी सही है? आपको सही है? चलें फिर एक दफ़ा, अब सही है? लें जी, अब सही है। सवाल किस किस तरह के एक्सपेक्टेड है? असल में पेपर नया बना है लेकिन एग्जामिनर तो पुराने हैं ना। पेपर नया बना है लेकिन पेपर में जो कंटेंट है उस कंटेंट को पूछा कैसे जाता है ये तो हमें पता है ना। फाइनल में वो किस तरह से पेपर बनाते थे, BMBS का पेपर कैसे बनाते थे वो हमें पता है। तो जब हमें पता है और हमने एक टाइम लगाया ICAP के साथ तो वाई नॉट कि हम आपको भी बता दें। तो तैयार हैं सुनने के लिए? 5 तरह के सवाल आप अलग अलग तरह के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समटाइम इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, मतलब मैं मॉडल को अगर समझाने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि अच्छा स्टडी मॉडल ये है कि अब मॉडल बाय AA, ठीक है जी। आप कहें जी AA मॉडल से मैंने तैयारी की है। AA मॉडल क्या है? यूनिट 1 स्टडी करना है, यूनिट 2 राइट करना है, यूनिट 3 रिटेन करना है और यूनिट 4 पास पेपर करने हैं। अगेन चूंकि भी आपने बिजनेस मॉडल नहीं पढ़े हुए तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक स्टडी मॉडल आपको बताया गया हो कि जी आतिफ आब्दी साहब ने 4 नुकाती एजेंडा पेश किया है। वो कहते हैं कि अच्छा स्टूडेंट वो है जो स्टेप 1 स्टडी करता है, स्टेप 2 राइट करता है, स्टेप 3 रिटेन करता है और स्टेप 4 पास पेपर करता है। अब आपसे एक सवाल ये आ सकता है कि बताओ आब्दी साहब का मॉडल क्या है? आप रटा लिख देंगे। और सवाल यूँ भी आ सकता है कि काशिफ एक होनहार बच्चा है लेकिन काशिफ जो है वो चीज़ें पढ़ता बहुत अच्छी है लेकिन वो लिखना भूल जाता है। काशिफ जो है वो जब लिखना भूल जाता है तो चीज़ें उसे याद नहीं रहती लेकिन वो उनको ज़बानी रट्टा मार लेता है, उसका रट्टा बहुत अच्छा है और पेपर वाले दिन तक उसने 2 पास पेपर हाथ से लिख के भी किए हुए थे। तो बताओ काशिफ ने मॉडल के साथ क्या खिलवाड़ किया? तो आप कहेंगे भाई स्टडी वाला यूनिट उसने बहुत अच्छा फॉलो कर लिया, राइट वाले यूनिट को उसने सही से फॉलो नहीं किया, फलाना के साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या है? सवाल या तो आएगा कि मॉडल क्या है वो बता दो, या एक सिचुएशन देख के आपसे पूछेंगे कि बताओ मॉडल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, मॉडल सही फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। डन? इधर देखते हैं, ठीक है जी। अब इधर ज़रा फोकस ज़्यादा रखना है क्योंकि काफ़ी बारीक होगा। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, पहली कैटेगरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, प्लेन क्वेश्चन, सिंपल रिक्वायरमेंट, रट्टे वाला सवाल। बताएं जी स्टडी मॉडल क्या होता है, बताएं फलाना क्या होता है, फलाना चीज़ क्या होती है, डिफाइन दिस, राइट डाउन दिस, नरेट दिस, आइडेंटिफाई दिस। तो सम टाइम आपकी किताब में से कोई कंटेंट उठाएंगे और आपसे पूछ लेंगे सीधा सीधा सवाल। इसकी शक्ल तकरीबन कुछ इस तरह की होगी कि 1, 2, 3 लाइंस का इस तरह का सवाल होगा, तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये सीधा वाला सवाल है जो सर ने कहा था। इसको प्रेजेंट कैसे करना है पेपर में, कोई स्पेशल अप्रोच नहीं है, बस आपने नोट्स में चीज़ें याद की हुई हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, कोई सियाको सबाक की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉपर हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ उन्होंने मांगी है जैसी किताब में लिखी है आप एज इट इज़ लिख दें, ये आपके लिए काफ़ी है। सवाल कई तरह के आ सकते हैं अलग अलग शक्लों के, तो वो इसमें 3 खाने हैं। पहला बताएगा कि सवाल किस नौइयत का है, दूसरा ये कि वो दिखने में किस तरह का होगा, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तीसरा
आप उसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे आसान चीज़ ये है कि आपसे वो सीधा सीधा प्लेन क्वेश्चन पूछ लें, सिंपल रिक्वायरमेंट हो, सीधा सीधा सवाल हो, सीधा सीधा जवाब दें, कहानी ख़त्म हो जाए। सेकंड, सीम्स लॉजिकल। ये वाली कैटेगरी आपने लॉज में भी देखी है, सिचुएशन सी बनी हुई होती है लेकिन पूछा सीधा होता है। ये देखा गया किस तरह का, इस तरह का होगा कि कुछ सिचुएशन सी बनाई हुई होगी और नीचे सवाल पूछा होगा, सवाल पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसका ऊपर वाली सिचुएशन से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है कि HL इज़ एंगेज इन बिजनेस ऑफ फलाना 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 और HL फलाना स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, बताओ HL कौन सी इन चारों कैटेगरी में प्रमोशन की स्ट्रेटेजी लगाएगा। अभी एक मॉडल पूछा है, लाइफ साइकिल मॉडल, जब हम पढ़ेंगे तो ज़रा आपको बेहतर समझ आएगा ये सवाल। तो वो कहना चाह रहे हैं कि बताओ लाइफ साइकिल मॉडल को HL जो है वो उसको कैसे अप्लाई करेगा, या HL कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेगा। अब उसके अंदर स्ट्रेटजी सीधी सीधी लिखी हैं और इन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि हम HL के बिजनेस के अंदर उतर के बताएं कि उसने क्या करना है। तो उन्होंने HL का सिर्फ जिक्र किया कंपनी की मशहूरी के लिए कि HL है, HL बड़ा मज़ेदार है, HL यूँ करता है, इस तरह से करता है, बताओ HL को इन 4 चीज़ों में क्या करना चाहिए। तो आपने किताब में पढ़ा था उन 4 चीज़ों में ये 2-2 काम करने चाहिए, आपने लिख दिए, लेकिन HL का एहतराम भी करना है। तो आपने स्टार्ट किया आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा था स्टेट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच HL मे परसू। तो हम कहेंगे HL मे परसू फॉलोइंग प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज। ये जुमला लिखने से आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और नीचे आपने अपना वो बेस्ट फ्रेंड जो याद किया हुआ था वो लिख डाला। तो सेकंड सवाल इस तरह का है कि जिसमें एक इदारे का जिक्र करते हैं लेकिन लॉजिकली उसके ऊपर डिबेट नहीं करवाते, सिर्फ उसका जिक्र करके आपसे एक थ्योरी पूछ रहे होते हैं। तो आपने भी उसी का जिक्र करके वो थ्योरी बता देनी होती है। ऊपर सीधी सीधी थ्योरी पूछी थी, आपने सीधा सीधा जवाब दे दिया, डन। तीसरा, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ मॉडल। वो आपसे कहते हैं कि ये सिचुएशन है, हमें फलाना मॉडल के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर दो। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं 3 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है उसका नाम है जाबिर। जाबिर जो है वो एक नालायक बच्चा है, इसका पढ़ाई का दिल नहीं करता, लेकिन इसका रट्टा बहुत तेज़ है और इससे 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, 150 दिन बाद भी पूछ लो तो इसने जो रट्टा मारा होता है इसे याद रहता है। फिर वो कहते हैं एक स्टूडेंट है जिसका नाम है हयान। हयान जो है उसको लिखने का बहुत शौक़ है, वो हर चीज़ लिखता रहता है, उसको जो मिल जाए लिखता रहता है, उसको दीवारों पर लगे हुए इश्तिहार देख के भी दिल करता है कि मैं इसको लिखना शुरू कर दूँ। एक तीसरा स्टूडेंट है फलाना। तीनों का बताया और सवाल आपसे कह रहा है बताओ आब्दी साहब का जो AA मॉडल था उसमें से कौन कौन सा एलिमेंट ये तीनों फॉलो कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जाबिर, आप हेडिंग देंगे रिटेन, हेडिंग देंगे रिटेन और कहेंगे चूंकि जाबिर याद रखता है और रट्टा बड़ा तूफानी है तो जाबिर आब्दी साहब के मॉडल का रिटेन वाला एलिमेंट फॉलो कर रहा है। फिर फलाना, मैं इसलिए एक एग्जांपल दी है कि ये आपको समझ आएगी। मॉडल अभी हमने पढ़े नहीं, जब मॉडल हम पढ़ रहे होंगे तो मैं उस वक्त आपको फिर से याद कराऊंगा कि ये सवालों को हमने किस तरह से करना है। तो अब क्या है, आपको कुछ छोटे छोटे से 2-3 सिचुएशंस देंगे और आप कहेंगे फलाना मॉडल में से ये चीज़ें निकाल के बता दो। तो नॉर्मली इस तरह का सवाल होगा कि 1-2 पार्ट्स या 2-3 पार्ट्स होंगे और वो आपसे कहेंगे कि जी बताएं रेलेवेंट क्या स्ट्रेटेजी मिशेल पोर्टर की 5 फोर्सेज वाली इसमें अप्लाई हो रही है। अब पोर्टर की 5 फोर्सेज इज़ वन ऑफ दोज मॉडल्स, वो जो 10 मॉडल हमने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो उसने कहा कि पोर्टर ने जो अपना मॉडल दिया था बताओ इन 2 जगह उनमें से कौन सा वाला उसका एलिमेंट फॉलो हो रहा है। उसने हमें 5 फोर्सेज बताई हैं, उसने 5 हेडिंग्स बताई हैं और हर हेडिंग के अंदर थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं। तो अब सवाल ये कह रहा है कि सिचुएशन पढ़ो और बताओ उन 5 में से कौन सा और क्यों। आपने रिटेंशन की हेडिंग तो दे दी लेकिन नीचे बताया कि आपने क्यों कहा रिटेंशन। तो यहां क्या होगा, पार्ट वाइज हेडिंग देंगे रेलेवेंट एलिमेंट की। आप पार्ट ए में लिख देंगे, पार्ट 1 में लिख देंगे फॉर एग्जांपल बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मतलब उसके मॉडल में से 5 नामों में से एक नाम। हर मॉडल में ना 5, 4, 10, 8, 6 इस तरह की चंद हेडिंग्स होती हैं और उसके अंदर उन्होंने मॉडल एक्सप्लेन किया होता है। जैसे मेरे वाला मॉडल 4 स्टेप्स पे चल रहा है जस्ट समझाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे और अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। हेडिंग दी और हेडिंग के नीचे
उस मॉडल के जो फीचर्स आपको नज़र आए कि रिटेंशन के फीचर थे कि रट्टा मारना आता हो, जहन में रहता हो, याददाश्त अच्छी हो, तो आप कहेंगे चूँकि बच्चे की याददाश्त अच्छी है, चूँकि ये हर 10 दिन बाद रट्टा मारता है, देयरफॉर ये रिटेंशन है। बात समझ रहे हैं? जी, इसमें इस तरह के सवाल में एक पॉइंट में 2-3 पॉइंट नहीं होंगे। इस तरह का सवाल होता ही ये है कि वो आपसे देखना चाहते हैं कि आपको मॉडल की वो 5 बातों में से समझ है कि इस सिचुएशन में कौन सी वाली बात अप्लाई हो रही है, तो कोई एक इसमें अप्लाई हो रही होती है। वो जो एक से ज़्यादा वाला है वो अगली कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आपने सिचुएशन में से एक फीचर उठा के बताना होता है कि ये वाला मॉडल का ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट यहाँ रेलेवेंट है। यानी ये सवाल ही ये है कि आपको 2-3 छोटी छोटी सिचुएशन दे दी और कहा उस वाले मॉडल का कौन सा एलिमेंट इन सिचुएशन में नज़र आ रहा है। आप कहेंगे ये नज़र आ रहा है, फिर कहते हैं क्यों, तो नीचे रीज़न में आप बताएंगे सवाल में से ही सेंटेंसेस पिक करके। जी, मॉडल का मिसिंग एलिमेंट MCQ में दिया जा सकता है। MCQ में ये सवाल आ सकता है कि बताओ इन 4 में से कौन सा उस मॉडल का एलिमेंट नहीं है, या मॉडल में एलिमेंट हो 4, इधर भी 4 दे दें और 4 में से गायब कर दें, तो कहें बताओ कौन सा वाला एलिमेंट उसका मिस हो रहा है। तो अगेन MCQs में भी आ सकता है। MCQs हमारे रेलेवेंट एरिया में अगर आप देखें तो बड़े कम से ही हैं। 3 नंबर, 3 नंबर, 5.5 नंबर, 15 नंबर के इसमें MCQ आ जाते हैं। असूलन ज़रूरत बनती नहीं है, इस पहले ही इस पेपर में इतना कुछ था, इसमें MCQ डाल के इन्होंने अपने आप को ही फंसाया है। तो MCQ कुछ 1 नंबर के होते हैं, कुछ 1.5 नंबर के होते हैं, तो पूरे 15 नहीं होते ज़्यादातर। लें जी, हम यहाँ तक पहुँचे थे, बात समझ आई? आपने पार्ट हेडिंग देनी है पार्ट वाइज, और हर हेडिंग के नीचे आपने सवाल में से चंद फीचर्स उठा के लिख देने हैं कि ये ऐसे ऐसे था। चूँकि अभी मैंने कोई मॉडल नहीं पढ़ा हुआ तो मैं मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन नहीं कर सकता, तो मैंने एक रैंडम मॉडल खुद ही से बना के आपको दिखा दिया। 5वां सवाल जो देखने में सबसे ख़तरनाक है और करने में सबसे आसान है, फुल मॉडल। वही बात कि वो एक बच्चे की कहानी शुरू से लेके एंड तक सारी सुना देंगे आपको और कहेंगे ज़रा AA मॉडल इस पर अप्लाई करो। आप कहेंगे तो ज़िंदगी आसान हो गई। AA मॉडल की हेडिंग दी, उसकी 4 हेडिंग्स आपने लिखी जो आपको याद थी। अब सवाल को पढ़ते गए, जो जो जिस खाने में फिट होता गया वो वाली लाइन उठा के उस वाले, यानी कि आपने स्टडी लिखा, नीचे 5-6 लाइंस का गैप दे दिया, राइट लिखा, गैप दे दिया। अब सवाल पढ़ते जा रहे हैं, हर एक लाइन या दूसरी लाइन में कोई ख़ास फीचर इन 4 में से किसी एक जगह फिट हो रहा है, आपने उठा के वो वाली बात लिख दी। चूँकि ये रट्टा अच्छा मारता है, चूँकि इसको दीवारों पे लिखे हुए इश्तिहार लिखने का शौक़ है, व्हाट्सोएवर। मतलब मैं इसलिए स्लैंग एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि अभी तक हमने वो 10 में से कोई भी मॉडल नहीं पढ़ा हुआ। जब हम पढ़ेंगे, जब हम वेरी फर्स्ट मॉडल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये वाली स्लाइड के साथ आपको फिर लिंक करके बताऊंगा कि इसमें से सवाल किस किस तरह से आ सकते हैं। तो जो फुल मॉडल वाला सवाल है ना, ये एक तूफ़ानी सा सवाल होगा, इसको देखते ही आप डर जाएंगे कि एकदम से होगा ये क्या आ गया है। जैसे पेस्टल है, पेस्टल भी एक मॉडल है, 6 हेडिंग्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। और आपने तो हो सकता है वो आपसे कहें ये सिचुएशन है, इस पर पेस्टल अप्लाई करो, तो आप ये हेडिंग लिखें, जो पॉलिटिकल चीज़ बीच में नज़र आ रही हो वो पॉलिटिकल के नीचे लिख दें, जो टेक्नोलॉजी की चीज़ नज़र आ रही है वो उसके नीचे लिख दें। एक चीज़ तो आपको एहसास हो गया होगा कि 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, नहीं ख़त्म हो रहा। इतनी सारी बातें हो गई, इतनी स्लैंग बातें हो गई, पेपर पे बात हो गई, ICAP पे बात हो गई, कैमरा का इंतज़ार हो गया, सारा कुछ हो गया। घड़ी देखें वहीं खड़ी हुई है। हाईटी शाइटी पे भी बातें हो गई, कैंपस के मसलों मसाइल पे बातें हो गई, ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी इस वक्त हल्की है उस पर बात हो गई, सारी बातें हो गई। तो सोचें जब हम 1.5 घंटे सिर्फ पढ़ रहे होंगे तो कितना मज़ा आएगा। नहीं, इतनी जल्दी 2 दिन पे नहीं जाना। जब न्यूमेरिकल वाले तेज़ हों तो उस वक्त हम देखेंगे कि हमारी कवरेज कहाँ पे है। उस वक्त मतलब अल्टरनेट वीक पे हम टेस्ट ले रहे होंगे तो हो सकता है आप कहेंगे सर हर हफ्ते टेस्ट ले लें ताकि हम एक दिन छुट्टी कर सकें,
क्योंकि टेस्ट वाला दिन तो आप छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। अब वो मामले ख़त्म हो गए, अब आप ग्रुप बी में आ गए हैं। ये ग्रुप ए के शुगल मुगल होते थे, टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ग्रुप बी में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग चाहिए। ग्रुप बी के मैच्योर पेपर्स हैं। यहाँ कंपनी लॉ छोटा सिलेबस होने के बावजूद भी हाँ मैच्योर पेपर है, लिखना अच्छा आना चाहिए। ये चीज़ समझ आई। एक इस तरह का डरावना सा सवाल होगा, ये सवाल देखते ही पहले घबरा जाना है, फिर कहना है यस, क्योंकि बाकी सारे बच्चे सवाल को देख के हालत ख़राब हो जाएगी उनकी। और आपको मैंने बताया हुआ है कि सबसे आसान होता है। ओए ये बेचारा जो है ना, एक और मसला, HDMI 1 लैपटॉप की चार्जिंग तो नहीं ख़त्म हो गई, इसके साथ कोई चार्जर नहीं लगा हुआ, तो दया कुछ तो गड़बड़ है। वाह, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी। रिसोर्सेज होता है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कैपेबिलिटी होता है आप रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो तार भी मौजूद थी, लैपटॉप भी मौजूद था, बिजली भी मौजूद थी, लेकिन हम उसको आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए। तो सम टाइम बिजनेस रिसोर्सेज की कमी की वजह से मार नहीं खाते, रिसोर्स को अप्लाई करने की कैपेसिटी की वजह से मार खाते हैं। मुझे तो लग रहा है आज इतना टाइम है कि हम एक छोटा सा टॉपिक भी कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा। ठीक है जी। तो यहाँ एक भयानक सा सवाल नज़र आया था आपको, उस तरह का एक हैवी सा सिनेरियो आपको नज़र आएगा। इसको कैसे करना है? इसको करना सबसे आसान है। सबसे पहले आपने मॉडल की हेडिंग देनी है, उसके सारे फीचर्स 5, 6, 4 जितने भी हैं उनकी हेडिंग देनी है, सबके नीचे 5-5, 6-6 लाइनें छोड़ देनी है, और बस टांग पे टांग रख के अब सिनेरियो को पढ़ना शुरू कर देना, और बड़ा ईजी होके जो जो लाइन जहाँ जहाँ फिट हो रही है लिखते चले जाना है। जी लास्ट वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसमें जनरली ओपन एंडेड ही होते हैं, तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट अप्लाई करता है वो स्टूडेंट वेरी नहीं करता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, लेकिन असल में ओपन एंडेड अब नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो ओपन एंडेड हो, लेकिन जहां एक मॉडल, फॉर एग्जांपल बच्चे का रट्टे का मसला है या पास पेपर करने का मसला है, ये सवाल पढ़ के आप पहुंच सकते हैं। तो अगर एक मॉडल आपसे कहता है ना ये 5 बातें, तो पांचों बातें 5 अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रही होती हैं। तो एक सिचुएशन में अगर आपने मॉडल समझा हुआ है, अगर समझा हुआ है, खाली रटा नहीं, अगर समझा हुआ है, तो सवाल देख के पता लग जाता है ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये लॉ की बात हो रही है, तो आप उसको रेलिवेंट जगह पे फिट करते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक चीज़ एक से ज़्यादा स्टेप्स में जा रही है, आप उसको दोनों जगह के नीचे लिख दें। तो इसके सवाल देखने में ख़तरनाक लग सकते हैं, लेकिन असल में इतने ख़तरनाक नहीं होते। नहीं जी, हम अपनी कितनी मेहनत की है भाई ने, आपको पता है सारी एनिमेशन खुद डालनी है, टीम सपोर्ट नहीं करती। असल में जब ये हुआ ना कि इस एलईडी पे आना है, तो वो इसको फिर डायमेंशन चेंज की, इसको इस रेजोल्यूशन पे लेके गया कि क्लास में ज़रा मैक्सिमम डिस्प्ले बेहतर हो। तो ये फुल सिनेरियो है। फुल सिनेरियो में क्या करना है? कुछ नहीं करना, हेडिंग्स ऑफ ऑल एलिमेंट सबसे पहले लिख देना है। अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। जो जो उससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन सवाल में देखी, बस वो उठा उठा के लिखते रहें। अपनी इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ जो जुमला लिखा होगा उसे पकड़ के थोड़ा सा सीधा कर दिया और कई दफ़ा उसी तरह से जुमला नीचे लिख दिया, तो उन्हें पता लग जाएगा कि ठीक है इसने सवाल में से ये चीज़ सही आइडेंटिफाई की है कि ये इस वाले एलिमेंट को डील कर रही है। अब ये बात थोड़ी सी अभी हवा में हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रॉपर मॉडल नहीं पढ़ा। मेरे पास एक ही मॉडल इस वक्त आपको बताने के लिए, जो मैंने एक स्लैंग सा मॉडल फिलहाल आपको समझाने के लिए बनाया। 5वां सवाल बिल्कुल नीचे करके, जनरल क्वेश्चन, यानी देयर कैन बी एनी क्वेश्चन जो अचानक से आ जाए कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए अफराते ज़र के ऊपर आप का क्या ख्याल है। तो मतलब एनीथिंग कैन हैपन, कहीं से भी सिलेबस के किसी भी एरिया के आसपास से गुजरते हुए किसी भी चीज़ पे आपसे कुछ भी तबसरा करवा ले, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। बस आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, लेकिन मशवरा ये है कि स्मॉल बुलेट्स में करनी है। बुलेट्स छोटी होनी चाहिए। जब छोटी छोटी बुलेट्स में लिखेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश पकड़ी नहीं जाएगी। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए तो फिर पकड़े जाएंगे कि बच्चे को नहीं आती। तो बस ये एक वो है। तो ये 5वां डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। 5वें का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा इन 4 तरह का सवाल आए। सम टाइम कोई भी अनोखा सा सवाल अचानक से आ सकता है, जो कि आपने उस वक्त ही बैठ के खुद ही से सोच के लिखना होगा। बट ऐसा बड़ा कम होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने मॉडल्स मौजूद हैं।
10 मॉडल्स में से तकरीबन हर पेपर में अब तक जो हुए हैं कम से कम 2 मॉडल तो हर पेपर में अप्लाई हुए हैं। तो एक बात हमें समझ आ गई है कि पेपर का मिजाज क्या है और किस तरह से लोग बैग पैक करते नज़र आ रहे हैं। क्या टाइम बहुत ज़्यादा आगे हो गया जी? हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बैग पे रख लेते हैं, आप एक दफ़ा नोट्स कर लीजिएगा कि बैग पे रख दें। एक एक कॉलम नोट की, एक एक नोट के ले लें। ठीक है, तो वहाँ पे कोई होगा जो नोट कर रहा होगा। तो मैं और ठीक है, इंतज़ामिया ने हमें बताया, मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ हमारे पास मार्जिन है ना, मार्जिन बड़ा है, बहुत टाइम रहता है। तो ये अभी इंतज़ामिया वाले किताबें ला के पीछे रख देंगे और ख़ुद भी बैठ जाएंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद आपने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए उनके पास जाके उनको कहना है कि ये मेरा CRN है। वो आपका CRN नोट करेंगे, शीट में मैच करेंगे कि कौन से वाले आप स्टूडेंट हैं, आपको किताब दे देंगे और आप किताब लेके क्लास से जा सकेंगे। किताब जो है एक ही किताब में, दोनों वॉल्यूम एक ही किताब में है ना, एक किताब में ही दोनों वॉल्यूम है। शुरू में कुछ सफ़े पे नोट्स हैं, फिर एक सेपरेटर लगा हुआ है, फिर वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 इज़ ऑल अबाउट सिर्फ नोट्स, सारे नोट्स एक जगह इकट्ठे कर दिए, और वॉल्यूम 2 इज़ अबाउट वो क्वेश्चन बैंक जिसमें हमारे अपने रेलेवेंट MFA के तो मुश्किल से 8-10 सवाल है, लेकिन अलग अलग एग्जाम ऑफ सेम ICAP बॉडी, वो और ICAP के स्टडी टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वो सारी इकट्ठी करके आपको एक प्रैक्टिस बैंक बना दिया है। तो कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस बहुत मिलेगी आपको, जैसे चैप्टर 7, 8, 9 की प्रैक्टिस ज़्यादा मिलेगी और वही मकसद है। तो 1, 2, 3, 4, 5 की प्रैक्टिस ना होने के बराबर मिलेगी, क्योंकि वो उस BMBS के अंदर भी ये गैर ज़रूरी पोर्शन हुआ करता था, उस SPM के अंदर भी ये गैर ज़रूरी पोर्शन है। तो यहाँ पे भी वही मिजाज इनका है कि ये इधर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जनरल वाली बात समझ आई जी? ये स्लाइड व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाएगी, इसकी शाम में PDF जो है वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। नहीं, ये थैंक यू जो है ना, ये प्रेजेंटेशन की थी। मैं एक जो स्लाइड दिखाना चाह रहा था, पता नहीं यहाँ हमारे पास बाकी चैप्टर्स का वो है या नहीं है। बड़ी प्यारी सी स्लाइड बनी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी खूबसूरती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ खुद से लिख लूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो MFA शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए, एक अप्रोच जिसका बार बार जगह जगह जिक्र आता है, दैट इज प्राइस लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। मैस मार्केट, नीश मार्केट। बस सिर्फ इतनी सी डिस्कशन करते हैं। तो थैंक यू वाली स्लाइड सामने सजा देते हैं ताकि आप ऑफेंडेड सा फील ना करेंगे, लेक्चर ख़त्म होने के करीब नहीं पहुंचा। बिजनेसेस जब मार्केट में compete करते हैं ना, तो 3 अप्रोचेज़ होती हैं उनकी कंपटीशन की। 3 बड़ी कॉमन अप्रोचेज़ हैं कंपटीशन की। मैस मार्केट में अगर आपने compete करना है, फॉर एग्जांपल 2 कंपनी हैं, या फ़र्ज़ करें 10 कंपनियां 10 की 10 सर्फ़ बनाती हैं और पूरा पाकिस्तान हर महीने सर्फ़ ख़रीदता है, और ज़्यादातर जो सर्फ़ हैं फॉर एग्जांपल वो 200 रुपए के होते हैं। एक कंपनी ने अचानक से बाजी ले जानी है, अचानक से मैदान लूट लेना है, अचानक से लुट मचा देनी है, अचानक से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचना है, क्या करे? प्राइस कम कर दे। बड़ी सबसे कॉमन जो स्ट्रेटजी ज़हन में आती है, प्राइस कम कर दे। तो अगर वो प्राइस 20 रुपये या 10 रुपये भी कम कर दे, तो वो अचानक से मैस मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप में आ जाएंगे। तो मैस मार्केट की एक अप्रोच, ये लफ्ज़ आपको बीच में कहीं नज़र आए कि हम प्राइस लीडरशिप की तरफ चले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्राइस को कंट्रोल करें, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें। जब आपकी कॉस्ट और प्राइस कंट्रोल हो जाएगी, देन यू वुड बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी पसंद की प्राइसेस पे चल सकेंगे। आप वो रेट देंगे जिस रेट पे लोग आपकी तरफ भागे चले आएंगे। तो एक अप्रोच है प्राइस लीडरशिप। अगर आपने मैस मार्केट में मुकाबला करना है तो अपनी कॉस्ट कम कर लें, जिससे आपको सेलिंग प्राइस कम करने का मार्जिन आ जाए आपके पास। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है, आप कहें क्या मतलब प्राइस क्यों कम करें, हम तो बढ़ाएंगे प्राइस। कैसा हो सकता है कि आप प्राइस भी बढ़ा दें और लोग फिर भी आप ही की चीज़ ले रहे हो?
डिफरेंशिएशन दे दें, आप क्वालिटी में खेल जाएं, आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर ही मुनफरिद कर दें। सबका मुकाबला चल रहा है कि वो मिल्क पैक बेच रहे हैं और आप मिल्क पाउच बेचना शुरू कर दें कि जी ये मिल्क पाउच क्या है जी, इसको टीयर करना आसान है, इसको यूज़ करना आसान है, इसको रखना आसान है, और उसकी कीमत 10 रुपये ज़्यादा कर दें। इवन देन लोग सबसे ज़्यादा वो चीज़ खरीदेंगे जो डिफरेंशिएटेड है। सब के सब मिल्क बेच रहे हैं और आप बोन स्ट्रॉन्ग करने वाला मिल्क बेच रहे हैं। डिफरेंशिएटेड हो गया ना कि ये मिल्क जो है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपने टारगेट कर लिया लोगों को कि ठीक है, उनको ये समझ आए कि जी ये वाला जो है मिल्क ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जी नेस्ले बुनियाद है बच्चों के बढ़ते हुए जहन की नशोनुमा के लिए। अब बेचारे पाउडर ने कितना को नशोनुमा कर देनी है, ठीक है, लेकिन तो सम टाइम आप प्राइस पे नहीं खेलते, फीचर्स पे खेल जाते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को बाकियों से डिफरेंशिएटेड करते हैं। सब सर्फ वाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप अचानक से टीवी पे ऐड चलाएं कि देखें जी ये नया दौर है, क्या सर्फ के झंझट में हाथ गंदे करने हैं, ये लिक्विड उठाया ऐसे करके डिप किया, 2 कतरे वॉशिंग मशीन में गए, सारे कपड़े धुल गए। लोग कहेंगे यार ये बड़ी कोई अनोखी चीज़ आई है। सब के सब AC बना बना के बेच रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपने इन्वर्टर दे दिया। डिफरेंशिएशन। तो मैस मार्केट में compete करने का दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे देते हैं, आप मार्केट से ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी ही बदल देते हैं। एग्जैक्टली अब इसमें चांस भी है कि किसी को अट्रैक्ट ना करें, लेकिन जिस मैस मार्केट की तरफ आप जा रहे हैं उसका थोड़ा सा कम लोग, उतने नहीं जितने पहले थे, थोड़े कम लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं उसमें, क्योंकि आप उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। तो सब के सब अब वही बात है कि आईफोन अचानक से बहुत ज़्यादा कामयाब क्यों हुआ, क्योंकि उसने एक डिफरेंशिएटेड चीज़ दी, स्मार्टफोन दिया। उससे पहले सिमियंस होते थे, उससे पहले छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उन्होंने पूरा कंप्यूटर ही उठा के मोबाइल में डाल दिया। डिफरेंशिएटेड चीज़ थी। अब डिफरेंशिएशन कैसे करें किसी भी प्रोडक्ट में, कैसे कर सकते हैं? कोई फीचर ऐड कर दें, उसकी क्वालिटी अलग कर दें, उसका कलर बदल दें, उसमें स्मार्टनेस ले आएं, उसके साइज़ को थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें। मतलब 1.5 लीटर की बोतल में मुकाबला चल रहा है, आपने 2.25 लीटर लॉन्च कर दी, डिफरेंशिएटेड चीज़ आ गई, यूनिक चीज़ आ गई। और इश्तिहार ज़्यादा दे दें, अच्छी मार्केटिंग कर दें। समटाइम चीज़ वही होती है, मार्केटिंग आपकी कमाल हो जाती है, उससे लोगों के जहन में उस चीज़ का इमेज बेहतर बन जाता है। तो एक तरीका प्राइस पे खेल जाएं, दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन देते हैं। ये है मैस मार्केट में। कई दफ़ा आप एक नीश पे काम करते हैं, नीश कहते हैं एक सिलेक्टेड छोटा सा सेगमेंट पॉपुलेशन का। 2 चैनल्स की आपस में लड़ाई चल रही है कि जी ये हम खबरें अच्छी दिखाते हैं, उन्होंने कहा हम खबरें अच्छी दिखाते हैं, हमारा क्राइम का प्रोग्राम अच्छा है, हमारा अच्छा है, हमारा हंसी मजाक का प्रोग्राम। मुकाबला चल रहा है, एक चैनल अपना कार्टून नेटवर्क शुरू कर देता है, सब आपस में लड़ते रहो, हमने तो सिर्फ बच्चों को टारगेट करना है। तो सम टाइम आप एक ख़ास सेगमेंट पे टारगेट करते हैं, बजाय इसके कि आप एक घड़ी की ऐसी शॉप बनाएं जिसके अंदर आप जो है वो 25 तरह की घड़ियां रखी हुई हों। आप लिबर्टी में एक महंगी दुकान लें, उसमें 20 घड़ियां रखी हों और सबसे कम घड़ी 1 करोड़ की हो। आपने फोकस कर लिया, आप सिर्फ पॉपुलेशन के एक छोटे से सेगमेंट पे गए और उस छोटे से सेगमेंट में से अपना सब कुछ निकाल लिया। 2 दुकानदार आपस में लड़ रहे हैं, जी इसके लैपटॉप ज़्यादा बिकते हैं, उसके लैपटॉप ज़्यादा बिकते हैं, इसके मोबाइल ज़्यादा बिकते हैं, उसके मोबाइल ज़्यादा बिकते हैं। एक बंदे ने दोनों के सेंटर में दुकान खोली केसिंग्स की, और उन दोनों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के उठता है। फोकस, उसने एक ख़ास टारगेट ग्रुप फोकस किया और अपनी छोटी सी दुनिया को बसाना शुरू कर दिया। तो जब भी आप कंपटीशन करते हैं तो ये जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ कहलाती हैं पोर्टर की। सिलेबस में एक्सप्रेसली नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे में मेरा ये ख्याल था कि किसी दिन हमें मौका मिले तो हम इसे कर लेंगे, तो हमें ओरिएंटेशन में ही मौका मिल गया। हाँ, लेकिन मैं इसकी बड़ी प्यारी स्लाइड बनाई हुई थी, वो शशका मशका ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ जब ये LED के साथ है तो इसमें ज़रा फिर डायग्राम्स तो ज़रा ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा अपील करती हैं। विजिबिलिटी कैसी है पीछे से, सही है, बेहतरीन हो गया।
तो कोई सवाल MFA में जो हमने पढ़ा, जो बातें की, जो सिलेबस से रिलेटेड, अपने पैटर्न से रिलेटेड, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई टेंशन? सिलेबस कब तक एंड होगा? 25 जून को या 9 जुलाई को, डिपेंड करता है ईद के थोड़े बहुत आगे पीछे होने से। ये मैं अपने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पोर्शन के लिए जवाब दूँ ना, तो आप रेलेवेंट सवाल रेलेवेंट टीचर से पूछे। जी जी समझा नहीं, इन्होंने कहा पॉलिटिकल वाला जो चैप्टर है उसमें क्या है, आप पास्ट के लिखे हैं ना सारे, वो कह रहा है करंट पॉलिटिक्स का उस पे इफेक्ट क्या है वो। ठीक है जी, इन्होंने कहा पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में करंट पॉलिटिक्स का जब वो चैप्टर आएगा तो पहले तो मैं वो आपको पढ़ाऊंगा जो किताब में लिखा हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल में पॉलिटिक्स का बिजनेस से जो कनेक्शन जो हमें समझ आना चाहिए वो क्या है। सवाल क्या है? इस वक्त जो मुल्क में इलेक्शन की सिचुएशन चल रही है उस पर अपना तबसरा कर देंगे। उसके लिए मैं एक दफ़ा खबरें देख लूँगा कि मुल्क में चल क्या रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते बहुत ओवरली ऑक्युपाइड गुजरे हैं। मैं एक दफ़ा आप ज़रा थोड़ा सा सांस लेने की पोजीशन में आ जाऊँ तो मैं इंशाल्लाह ज़रा देख लेता हूँ कि मुल्क में क्या चल रहा है, तो उसका आपको अपना रिलेटेड वर्जन, ज़ाहिर है हर बंदा अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करता है ना। जी, कोई सवाल जिसका MFA से ताल्लुक़ हो? जी, फ़िलहाल इजी है, शुरू की 2-3 अटैम्प्ट में उसने हाथ हल्का रखा है। अगर आपने 1.5 साल पहले मेरे से सवाल पूछा होता तो मैं आपसे कहता कि शुरू की 2-3 अटैम्प्ट्स हल्की होती हैं, लेकिन आज वो 2-3 अटैम्प्ट्स गुजर चुकी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर का लेवल अब थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा। लेकिन मैंने आपके पास क्वेश्चन बैंक में बहुत अपलिफ्ट हुए सवाल डाले हुए हैं फाइनल के, तो हम कैफ लेवल की तैयारी करेंगे, कैफ से थोड़ा सा ऊपर लेवल की अप्रोच पास पेपर से वो कर रहे होंगे, और जब हैवी वाली प्रैक्टिस होगी तो फिर वो SPM वाला सवाल होगा। पास पेपर में हमारा पहला फोकस होगा हमारे अपने ही आए हुए पास पेपर के, MFA नामी पेपर के आए हुए सवाल। सेकंड फोकस होगा BMBS के जो कैफ लेवल का पेपर होता था, और देन फिर लास्ट फोकस है वो वाले सवाल। कुछ सवाल आई कि अपने भी ऐड किए हैं, वो आपके पास कल किताब होगी तो मैं आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूँगा। जी जी, शुरू में मैंने कहा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल की कंबाइंड टेस्टिंग हो सकती है। हमें शुरू में ये फियर था, 2-3 अटैम्प्ट्स में ऐसा नहीं हुआ, और शुरू की 1-2 अटैम्प्ट्स में तो आई कि अपने आंसर शीट भी अलग अलग करवा दी, लेकिन अब उन्होंने आंसर शीट दोबारा एक करवा दी है, जिससे दोबारा अब हमें डर लगना शुरू हो गया। तो 100% हम नहीं कह सकते कि पेपर में मिक्सिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं एहतियातन आप लोगों को 3-4 मिक्स सवालों की प्रैक्टिस ज़रूर करवाना चाहूँगा। एहतियातन मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा ज़रा अपने खौफ की वजह से कि भाई के अचानक से ट्विस्ट कर दे तो ऐसा ना हो कि आपके एक्सपीरियंस से बाद में आने वालों को पता लगे कि क्या हो रहा है, तो वाई नॉट कि हम थोड़ा सा ओवर तैयार होकर चला जाएं। तो वो उस वक्त हम कर रहे होंगे जब क्लास में सिर्फ अच्छे बच्चे रह गए होंगे, जब गंदे बच्चे भाग चुके होंगे ना, और अच्छे बच्चे जो आखिरी दिन तक सारी बातें सुन रहे होंगे, उनके साथ हम वो सेशन कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, तो 1.5 घंटा कितना तकलीफ़ होगी। चलें, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हर 3 दिन में से एक दिन फ्राइडे का है, जिसमें 15-1 मिनट का आपको क्वेश्चन मिल जाया करेगा। यानी कि कल आने वाला जो दिन है फ्राइडे, तो हर फ्राइडे हमें 15-1 मिनट आप मुझे कम झेल रहे होंगे। तो कल हम 2:15 बजे शुरू कर लेंगे, तो उससे ये है कि आपका दरमियान में एक दिन जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो उससे आपको तकलीफ़ कम होगी। तो 2:15 बजे फ्राइडे वाली क्लास, बाकी क्लासें हमारी इंशाल्लाह ताला 2 बजे। तो कल से हम अपने चैप्टर 7 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ इंतज़ामिया वाले बैठे हुए हैं। अच्छा, दरवाजे पे तो आप खड़े हुए हैं, तो बच्चे तो आपसे टकरा रहे होंगे। ये सामने जो बैठने वाली जगह है, अगर आप वहाँ बैठे हुए होंगे तो सामने वाली जगह ईजी है। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने जो है वो एक एक करके जो है वो निकलते निकलते अपनी अपनी किताब ले लेनी है, किताब घर जाके रखनी है और उसको देख के मोटिवेट होना है। अगर आपको ज़्यादा मोटी लगे तो आपने दरमियान में देखना, एक सेपरेटर लगा होगा, उससे पीछे पीछे देखना है, तो उससे पीछे पीछे नोट्स हैं और आगे क्वेश्चन बैंक है। सबसे पहले खवातीन जो है वो